Hello everyone, let's start series number 6 UPTGT English one shot revision and आगे आपको important questions मिलेंगे इस जो sequence हमारा चला आ रहा है UPTGT English से related। क्वेश्चन को देखते हैं। Who applied first the epithet Augustine? ये एपिथेट जो था ऑगस्टन, इसको फर्स्ट टाइम किसने अप्लाई किया हुआ था? विलियम कॉन्ग्रीव, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन या जॉन ड्राइडेन? चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को देखेंगे। ऑप्शन सी हमारा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द ग्रेट क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने ये टर्म जो था एपिथेट था ऑगस्टन का, उसको अप्लाई किया हुआ था बेसिकली 18th सेंचुरी लिटरेचर के टाइम पे। जो ऑगस्टन एरा था, किंग अगस्टन के नेम के बिहाफ पे उस टाइम का नेम पड़ा था, उसको ये अप्लाई किया हुआ था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज टॉकिंग अबाउट whom इन द स्टेटमेंट ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल? ये आपको बताना है कि कौन इस स्टेटमेंट में किसके लिए बात कर रहा है, मीन्स इस स्टेटमेंट को किसने बोला है और वो किसके लिए बोला है। ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, मीन्स इंग्लिश को एक ब्रिक की तरह, एक टूटी फूटी चीज की तरह उसको वो चीज मिली थी, बट उसने जो इसको सौंपा है या जो उसने इसको बनाया है, वो इसको एक मार्बल की तरह उसको बनाया है या मार्बल के रूप में इसको बना के सौंपी है ये चीज इंग्लिश को। तो ये स्टेटमेंट किसका है और किसके लिए है? ड्राइडेन अबाउट मिल्टन, ऑप्शन बी मिल्टन अबाउट स्पेंसर, पोप अबाउट ड्राइडेन या डॉक्टर जॉनसन अबाउट ड्राइडेन? ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन डी करेक्ट किया है उनका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है और ये स्पीच जो है, ये कोटेशन जो है वो सैमुअल जॉनसन का है। किसके लिए है? जॉन ड्राइडेन के लिए। नंबर 3 को देखते हैं। द रेस्टोरेशन पीरियड वाज लेस रिच इन ट्रेजेडी देन इन हिस्टोरिकल ट्रेजिकल हिस्ट्रीज, कॉमेडी, मेलोड्रामा या ट्रेजिक कॉमेडी? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? रेस्टोरेशन पीरियड की बात हो रही है, 1660 का टाइम था रेस्टोरेशन पीरियड का इंग्लिश लिटरेचर में। तो आपको बताना है कि इसमें जो टाइम था या इसमें जो बात हो रही है वाज रिच इन लेस रिच इन ट्रेजेडी देन इन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉमेडी। क्योंकि रेस्टोरेशन एज की बात करते हैं तो हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का टाइम था, ये कॉमिक प्लेज लिखे गए हैं रेस्टोरेशन पीरियड में 18th सेंचुरी में। और यहाँ पे ट्रेजिक प्लेस का या ट्रेजेडी की बात ना हो करके कॉमेडी पे फोकस किया गया, कॉमिक प्लेस लिखे गया। और पोप इज द बेस्ट एग्जांपल वी हैव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन ये पिक किया हुआ है और इंग्लिश ग्रामर में जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है? दे पोर्ड वाटर ऑन अस, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये पैसिव वॉइस में चेंज होकर के ये कौन सा इसका करेक्ट आएगा। ये एक्टिव वॉइस है, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? वी वर पोर्ड वाटर, वी हैड बीन पोर्ड वाटर ऑन, या वाटर हैड बीन ऑन अस, वाटर वाज पोर्ड ऑन अस? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ये हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस है जो कि सेंटेंस है हमारा। दे पोर्ड वाटर ऑन अस का ये करेक्ट फॉर्म होगा जो चेंज होकर के पैसिव वॉइस में बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जितने लोगों ने दिया है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से ये हमारा ग्रामर से ही है और इसी सेम से है आपका, मतलब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर द पेपर्स नाउ, दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ। तो इसका करेक्ट आप पैसिव वॉइस बताइए इन चारों ऑप्शंस में से। मैं क्वेश्चन का ये ऑप्शन जो है उसको मैं पढ़ती नहीं हूँ, आप जल्दी से इसको देख करके मुझे बता दीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा। द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ, क्योंकि यहाँ पे हम क्या सेंटेंस देख रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो वहां पे आपका ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लगता है, फिर वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, नंबर क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 वी हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू लिटरेचर। लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन फेमस वर्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, क्योंकि मैंने बात की है आरंभ से लेकर के अंत तक का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे पूरा इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसीलिए क्वेश्चन को इंक्लूड करा गया है।
आपको बताना है सैमुअल जॉनसन का जो फेमस वर्क है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो फर्स्ट डिक्शनरी रिगार्ड की जाती है, वो पब्लिश किस ईयर में हुई है, उसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। मार्च 15, 1754, ऑप्शन बी मई 15, 1757, अप्रैल 15, 1755 या जून 15, 1755। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अप्रैल 15, 1755 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी को करेक्ट टिक करेंगे यहाँ पे। नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन। द मॉडर्न इज कॉल्ड द एज ऑफ एंजाइटी, इंटेरोगेशन, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्केप्टिसिज्म एंड पेसिमिज्म, ये नन ऑफ दीज। तो मॉडर्न एज की बात कर हो रही है, विक्टोरियन एरा के बाद का जो टाइम था वो मॉडर्न एज का टाइम था। मॉडर्न एज को किस अदर नेम से बोला जा सकता है, या एक तरीके का जो उसको हम सफिक्स बोल सकते हैं, या एक जो अदर नेम या रीनेम करते हैं, तो वो किस सब टाइटल के नेम से आता है मॉडर्न एज। तो ऑप्शन ए हमारा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंजाइटी एंड इंटेरोगेशन का टाइम था मॉडर्न एज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम करेंगे, एंजाइटी। ओके, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो हमारा विक्टोरियन एरा का टाइम था। तो ये आप मॉडर्न एज से रिलेटेड बात करते हो, तो एंजाइटी एंड इंटेरोगेशन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 क्वेश्चन को देखते हैं। एडोनिस दैट इज अ वर्क ऑफ पीबी शेले। पीबी शेले का ये वर्क है, कीट्स के ऊपर उनकी डेथ पे लिखा गया ये वर्क है। आपको बताना है कि ये किस तरीके का वर्क है, किस तरीके की पोएम है, या एक ड्रामा है, या थ्रेनोडी है, या आपका फ्यूनरल सॉन्ग है, या सोनेट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आप फ्यूनरल सॉन्ग पे बिल्कुल भी मत स्किप वो होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों हो सकते हैं आपके। ड्रामा और सोनेट तो नहीं है, ये सभी जानते हो। बी एंड सी में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। थ्रेनोडी की बात करते हो तो ये होता है दैट सॉन्ग ऑफ अ लैमेंटेशन फॉर द डेड पर्सन। एक सॉन्ग, एक मतलब एक रोना वाला गीत है, या एक ऐसा रोता हुआ गीत है, या रोने वाला सॉन्ग है जो कि किसी की डेथ पे गाया जाता है, उसकी एब्सेंस में, या उसका जो होता है उसके स्किप होने के बाद, या उसकी डेथ के बाद में उसको जो एक वैकेंट प्लेस हो जाता है, एक जो प्लेस उसका होता है वो हमारी लाइफ से खत्म हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो होता है थ्रेनोडी। दैट इज एडोनस इज अ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स हमारे साथ में आप 11 o'clock बने रहिएगा चैनल पे, इंग्लिश जोन पे, जहाँ पे आपको टारगेट यूपी टीजीटी से रिलेटेड अब आपकी क्लास होगी। इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक का हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग क्लासेस में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है, चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन ईच अगेंस्ट ईच सेंटेंस। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में बताना है। व्हाट मेक्स दीज होल्स, ये क्वेश्चन है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने पे पैसिव वॉइस एंड आपके डायरेक्ट इंडायरेक्ट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका सिंपल सेंटेंस से उसको आपको इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस में बनाना होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में बनाना होता है, चेंज करना होता है, ऐसे सेंटेंसेस आपके आते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, और यहाँ पे आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा ही, जो हम आगे अपकमिंग डेज में आपके लिए करेंगे। तो व्हाट मेक्स दीज होल्स, आप सभी ने आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये पैसिव वॉइस में चेंज होकर के व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, ये हमारा करेक्ट होगा सेंटेंस। ऑप्शन हम इसको करेक्ट करेंगे, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब चेंज होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा ही। तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन हमारा है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है, when their mother was ill the children were looked after by their neighbors, this is the sentence, change this into active voice। और ये क्वेश्चन जो हमारा एक्टिव वॉइस में चेंज होकर के आएगा तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा वो बताइए मुझे। ऑप्शन ए बी सी डी में से लंबा है ऑप्शन, आप सभी एक बारी देख लीजिए। मैं इसको पढ़ती नहीं हूँ, यहाँ पे मैं आप मेंशन नहीं करूंगी, आपकी स्क्रीन पे है, और इसका आंसर करिए मुझे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, when their mother was ill
Their neighbors looked after the children. This is the simple sentence, एक्टिव वाइज का सेंटेंस है और ये जब चेंज होकर के पैसिव वाइज में आएगा तो हमारा आएगा ये जो ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मेंशन है। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोमेथेउस अनबाउंड वाज रिटन बाय, किसने लिखा है प्रोमेथेउस अनबाउंड? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस आप सभी के सामने मेंशन है। ऑप्शन ए बी सी डी, एस्केलस, सोफोक्लीस, यूरिपिडस या पेबी शेले। ये सभी नेम जो दिए गए हैं आप सभी जानते हो। इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है हमारा। पेबी शेले की बात हो रही है, द ग्रेट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज। और ये क्या है? एक प्ले है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज अ प्ले बाय पीबी शेले, जिसने लिखा है, ग्रेट पोएट है रोमांटिक एरा के, बट इन्होंने ये प्ले लिखा हुआ है और 1820 में ये पब्लिश हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 12। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू ऑफ नेचर हैज टू डू विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रिटर्न ऑफ नेचर से रिलेटेड बात होती है तो वो रोमांटिक एरा की बात हो रही है। यहाँ पे प्री रोमांटिक एज की बात करेंगे, जो कि रिटर्न टू नेचर की तरफ बात हुई थी, क्योंकि न्यू क्लासिकल एरा के बाद का जो टाइम था और रोमांटिक एरा के पहले का जो टाइम था उसको हम प्री रोमांटिक पीरियड बोलते हैं। और द मूवमेंट दैट इज रिटर्न ऑफ नेचर जो बात हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू प्री रोमांटिक एरा। ब्लेक ग्रेट पोएट हैं इस टाइम ड्यूरेशन के, और थॉमस ग्रे की बात हो रही है, वो भी ग्रेट पोएट हैं इसी टाइम ड्यूरेशन के। नंबर 13, आइडेंटिफाई द लास्ट विक्टोरियन पोएट। लास्ट विक्टोरियन पोएट की बात हो रही है, कौन है इन चारों ऑप्शंस में? डीजी रोस्टी, मिसेस ब्राउनिंग, मीन्स ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है मिसेस ब्राउनिंग, एंड स्विनबर्न, एल्फ्रेड टेनिसन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, ए सी स्विनबर्न इज द करेक्ट आंसर। He was the last Victorian poet. Next number question को देखते हैं, number 14. In 1811, Percy Bysshe Shelley was expelled from the university because of something he wrote. What was it? देखिए ये बहुत ही important question है, किसी भी तरीके के फॉर्म में ये question पूछा जा सकता है। कभी कभी इसका ईयर भी पूछ सकते हैं कि किस ईयर में इस वर्क के लिए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन के फॉर्म में वो पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम में मैक्सिमम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो वो वर्क था ऑप्शन डी, आप सभी जानते हो, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, जो कि यहाँ पे बात हो रही है पीबी शेले की। तो इस बुक में पीबी शेले ने गॉड के, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बात की है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बात की है इस बुक में। तो इसीलिए इसमें बात हो रही है द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, मींस नास्तिकता की जो आवश्यकता है वो पीबी शेले ने किस तरीके से इस बुक में लिखी हुई है। 1811 में इसको प्रिंट करा गया था और इसी रीजन से, क्योंकि उन्होंने गॉड के ऊपर क्वेश्चन किया हुआ था और इसी वजह से उनको एक्सपेल किया गया था, मींस निकाल बाहर किया गया था यूनिवर्सिटी से, जो कि उन्होंने इस चीज के बारे में बात की थी, लिखा था, उस पर गॉड के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया हुआ था और ये था इसका रीजन। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नंबर 15 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वीन विक्टोरिया रेन्ड फ्रॉम, इनके टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। आपको बताना है कि क्वीन विक्टोरिया, जो कि विक्टोरियन एरा की नेम पे उनके नेम पे विक्टोरियन एज का नेम पड़ा हुआ है, विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर में। तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या था जब उन्होंने इंग्लैंड पे रूल ओवर किया था? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, 1837 पे असेंड किया था थ्रोन पे और 1901 पे इनकी डेथ हुई थी। तो ये बहुत एक गोल्डन पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का। अगर हम विक्टोरियन एरा की बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटिव चीजें हुई, साथ ही साथ साइंटिफिक वैल्यूज हुई, साइंटिफिक जो रिसर्चेस हुए, उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ट्रेड जो और फेयर जो थे उसमें ग्रोथ हुआ, एक जगह से दूसरी जगह सामानों का इजिली जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ करता था। और ये टाइम ड्यूरेशन जो था क्वीन विक्टोरिया का, वो एक पीसफुल एनवायरमेंटल टाइम ड्यूरेशन था इंग्लैंड का, इनकी टाइम ड्यूरेशन में जब इन्होंने इंग्लैंड पे रूल ओवर किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नंबर 16।
ऑन लिबर्टी वॉज रिटन बाय, ऑन लिबर्टी किसने लिखा हुआ है? कार्लाइल, न्यूमैन, रोसो या J.S. मिल? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल इज द करेक्ट आंसर ऑन लिबर्टी। विक्टोरियन एज की ही ये बुक है जिसमें लिबर्टी के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बुक में बात करी हुई है। नंबर 17 क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा जो करेक्ट होगा। डिड दे नॉट गो, डज दे नॉट गो, या हैज दे नॉट गो, हैव दे नॉट गो। बिल्कुल आराम से इजी वे में आंसर करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे जो हम करेंगे वो डिड को करेंगे, डिड दे नॉट गो, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है अगर डस होता तो वहां पे ही आता या शी आता या कोई नेम आता, सिंगुलर नंबर होता। हैज होता तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, हैव होता तब भी यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव के साथ में लगता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा डिड दे नॉट गो इज द करेक्ट आंसर। क्या वे नहीं गए, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। नंबर 18 जो क्वेश्चन है ये भी हमारा इसी से इन्फरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो यहाँ पे कंक्लूजन रिलेटेड, जो किसी चीज के बारे में आप जानते हो और उससे रिलेटेड जब एक कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में आप बताते हो, श्योर होते हो, तो वो इन्फरेंस रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। ही यहाँ पे आपका डैश है। बी एटलीस्ट 30 years old, he ought be, at least he must be, he need be या he dare be। तो जो करेक्ट आएगा इन्फरेंस हमारा यहाँ पे आएगा must। ओके, ये हमारा must होगा। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 19 है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। दे डू नॉट हैज डिनर लास्ट नाइट, या आपका है, यहाँ से आप समझ जाइए इस सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम डिड तो होगा ही, और यहाँ पे क्या होगा, दे है तो हैज नहीं होगा, हैज का यहाँ पे हैव आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। दे डिड नॉट हैव डिनर लास्ट नाइट बिकॉज दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा आएगा क्योंकि लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये चीजें अगर सेंटेंस में लग जाती हैं, आप सभी इस रूल को जानते हो, ग्रामेटिकल रूल जो है, और इसी वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसी वजह से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है और हैव होगा, क्योंकि यहाँ पे खाने की बात हो रही है, दे से प्लूरल से जुड़ करके हैव प्लूरल आएगा। नंबर 20 क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय जॉन केबल, न्यू हेनरी मैन, या आपका है जॉन रस्किन, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जॉन केबल, और एक प्रोमिनेंट मेंबर थे जॉन हेनरी न्यूमैन, यहाँ पे मैन होना चाहिए। ये भी प्रोमिनेंट मेंबर थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड, एक रिलीजियस मूवमेंट है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, आप सभी इसको जानते होंगे। और जॉन केबल वाज द मेंबर मैन हु फाउंडेड ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, और ये विक्टोरियन एज का ही एक मूवमेंट था। नंबर 21 देखेंगे, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज केम आउट इन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कि आपका ये साइंटिफिक जो वैल्यूज की बात हो रही है, साइंटिफिक टाइम, मॉडर्न टाइम में जो ड्यूरेशन था उस विक्टोरियन एरा का, उसमें किस तरीके से अपने आप को एग्जिस्टेंस के लिए अपने आप को स्ट्रगल करना होता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया गया है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात हुई है इस बुक में, और ये किस ईयर में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1859। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी बुक है, ये भी आप मुझे आंसर कर दीजिएगा। एंड दिस इज द बुक ऑफ द, यहाँ पे मैं 1859 मेंशन कर रही हूँ, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, DARWIN, चार्ल्स डार्विन की बुक है ये, एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से रिलेटेड बुक है, सब्जेक्ट मैटर इसका है। 1859 में ये पब्लिश हुई है बुक, साइंटिफिक लिटरेचर से रिलेटेड है, जो कि इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पूरी बुक का नेम है हमारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट वाज बोर्न इन इंडिया। इसमें आपको बताना है किस नॉवेलिस्ट का जो जन्म था वो इंडिया में हुआ था। हेनरी जेम्स, चार्ल्स डिकेंस, W.M.
थैकरे या ऑस्कर वाइल्ड? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विलियम मैकपीस थैकरे का जन्म, इन चारों ऑप्शंस में से जो नॉवेलिस्ट हैं इनका जन्म इंडिया में हुआ था। WM थैकरे, वैनिटी फेयर इज द नॉवेल जो इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैनिटी फेयर से ही आ गया। द सबटाइटल ऑफ वैनिटी फेयर इज अ नॉवेल विदाउट हीरो। ऑप्शन बी को करेक्ट टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज द आंसर। जिन्होंने भी टिक किया हुआ है दैट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 24, Wessex forms the background to the novels of हेनरी जेम्स, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी या तो चार्ल्स डिकेंस। वेसेक्स जो फॉर्म है, सेटिंग है, बैकग्राउंड है नॉवेल की, वो किसकी नॉवेल्स की है? चार, ये है हमारा थॉमस हार्डी, ऑप्शन सी। विक्टोरियन एज में नॉवेल्स को लिखा करते थे थॉमस हार्डी, और वेसेक्स इनकी जो थी वो सेटिंग थी, एक सदर्न जो पार्ट था इंग्लैंड का, उसके बारे में ये बात करते हैं वहां पे, उसके एनवायरमेंट, उसके कल्चर, साथ ही साथ उनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, किस तरीके से उनका जीवन यापन हुआ करता था उस टाइम उधर के लोगों का। सदर्न इंग्लैंड की बात हो रही है। वेसेक्स इज द सेटिंग। नंबर 25 क्वेश्चन वी हैव लिटरेचर एंड डॉगमा इज रिटन बाय। लिटरेचर एंड डॉगमा की बात हो रही है, आपको बताना है ये किसने लिखा हुआ है। लिटरेचर एंड डॉगमा, ऑप्शन ए बी सी डी है यहाँ पे, मैथ्यू एर्नोल्ड, जॉन रस्किन, TH हुक्सले या थॉमस कार्लाइल। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, मैथ्यू एर्नोल्ड, विक्टोरियन एज के ग्रेट क्रिटिक एंड पोएट हैं। और ये जो वर्क था ये 1837 में लिखा गया है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ 1873। यस, 1873 इज द आंसर, करेक्ट आंसर है इसका। लिटरेचर एंड डॉगमा ये एक तरीके का लिटरेरी वर्क है, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वर्क है, क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल वर्क रिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिटरेचर एंड डॉगमा की बात हो रही है तो ये मैथ्यू एर्नोल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट वर्क है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, जिसमें रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए ये वर्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर 26 क्वेश्चन, रुबियत ऑफ उमर खयाम वाज रिटन बाय, आंसर इज ऑप्शन सी, यस, फिट्ज एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। 27 टेनिसंस इन मेमोरियम जो कि 1850 में पब्लिश हुई है, दैट वाज अ सीरीज ऑफ लिरिक्स। Series of lyrics is the correct answer. Option D is the answer of this question. Number 28, Alice Bell was the pseudonym of. आपको बताना है एलिस बेल किसका pseudonym है या पेन नेम है, जिस नेम से ये वर्क लिखा करते थे। एन ब्रॉन्टी, शैरलेट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी या जेन ऑस्टिन। ऑप्शन सी, एमिली ब्रॉन्टी का ये पेन नेम था, एलिस बेल। नेक्स्ट नंबर 29 वी हैव Lord Tennyson became the poet laureate in the year, बहुत easy question है, after the death of William Wordsworth. He became the poet laureate of in English literature of England. 1850 was the time. इसी year में 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, और उनकी डेथ के बाद में 1850 में इसको जो एक अवार्ड या एक तरीके से ये जो उपाधि थी, फेलोशिप थी, उसको लॉरियटशिप थी, वो लॉर्ड टेनिसन की दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड उनके जो ऑफिशियल्स थे उनके थ्रू। नंबर 30 क्वेश्चन को देखते हैं। टेनिसन रोड इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में ये इन मेमोरियम लिखा हुआ है आप, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। मैथ्यू एर्नोल्ड, AH क्लॉ, ऑर्थर हैलम या आपका है जॉन रस्किन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्थर हेनरी हैलम की मेमोरी में लिखा गया है, टेनिसन ने अपना इन मेमोरियम लिखा हुआ है 1850 में। हु इज अ मूवमेंट पोएट, दिस इज द क्वेश्चन 31 ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द टारगेट TGT एग्जाम। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो आपका है ये हु इज मूवमेंट पोएट, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन A B C D में से जल्दी से आंसर करिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि स्क्रीन पे आप सभी के लिए है। इसका आंसर जो होगा फिलिप लर्किन। Okay, option A is the correct answer. Philip Larkin is the answer of the question number 31, which is on the screen. Moving on to the next question, Caesar and Cleopatra is a play by. ये प्ले का नेम पूछा जा रहा है, सीजर एंड क्लियोपैट्रा। आपको बताना है कि इसका जो ड्रामेटिस्ट है वो कौन है, विलियम शेक्सपियर, थॉमस किड, जॉन वेबस्टर या बेर्नार्ड शॉ। तो जो करेक्ट आंसर है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। इस पे हम करेक्ट करेंगे। GB शॉ ने इसको लिखा हुआ है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, जो कि किस ईयर में लिखा गया है, क्लियोपैट्रा, सीजर एंड क्लियोपैट्रा 1898। ये
राइटिंग ईयर है, और इसको प्रीमियर किस ईयर में हुआ था? रिटन 1899 में ये प्रीमियर हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन अ 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey coined the term Lake School of Poets grouping. लेक स्कूल ऑफ पोएट्स का एक जो टर्म था वो फ्रांसिस जेफरी ने क्वाइन किया हुआ था जब वो रिव्यू कर रहे थे बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि एक क्रिटिकल वर्क है एसटी कॉलरिज का। तो उन्होंने लेक पोएट्स का नेम दिया था। वो पोएट्स का ग्रुप कौन सा था, आपको उसका आंसर देना है। ABCD में से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और करेक्ट इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी है। लेक पोएट्स के नेम से जो फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में वो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। William Wordsworth, S.T. Coleridge and Robert Southey. These are the poets known as the Lake School of Poets. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 को देखेंगे। लिरिकल बैलेट्स ओपन विथ, लिरिकल बैलेट्स जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कोलैबोरेशन वर्क है कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का। आपको बताना है कि इस पोएम का, इस जो कलेक्शन ऑफ पोएम है, इसकी स्टार्टिंग किस पोएम से होती है और किसने उसको लिखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे, Coleridge Rime of Ancient Mariner, Coleridge Biographia Literaria, Wordsworth Intimation of Immortality। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। कॉलरिज की राइम ऑफ एंशियंट मरीनर से बिगिनिंग होती है इस पोएम की। ये है लिरिकल बैलेट्स जो ओपन होता है collection of poems that opens with the poem of S.T. Coleridge, that is Rime of Ancient Mariner, और एंड होता है वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को 35 देखते हैं। मार्लोज ओनली हिस्टोरिकल प्ले इज नोन एज, मार्लो का जो हिस्टोरिकल प्लेस लिखा हुआ है, सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्ले लिखा है मार्लो ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। आपको उसका नेम बताना है। विच वन इज दैट? रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड सेकंड या रिचर्ड फर्स्ट? तो हिस्टोरिकल प्लेस आप जानते हो जहां पे किसी एक हिस्टोरिकल फिगर को पिक किया जाता है, जैसे कोई किंग क्वीन होते हैं और कोई एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी होती है, उसको पिक करके उसकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं या वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उसका लाइफ या उसका रूलिंग पीरियड, उस टाइम ड्यूरेशन को, उसको हम हिस्टोरिकल प्ले के बारे में बात करते हैं, जिसको क्रॉनिकल प्लेस के नेम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एडवर्ड सेकंड इज द प्ले which one is the only historical play written by क्रिस्टोफर मार्लो। और हिस्टोरिकल प्ले या क्रॉनिकल प्लेस की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, तो विलियम शेक्सपियर को बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने बहुत से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हुए हैं, और मार्लो वो थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के पहले ही हिस्टोरिकल प्ले लिखा था, और एडवर्ड सेकंड ये उनका इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्ले था। इसके साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर फास्टस भी लिखा हुआ है, टैम्बरलेन द ग्रेट लिखा हुआ है, जियो ऑफ माल्टा, ये सभी जो प्लेस हैं ये क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी के लिए है नंबर 36 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले। देखिए शेक्सपियर की अगर कैटेगराइज करते हैं उनके प्लेस को, तो वो हिस्टोरिकल प्लेस जिसमें आपका ट्रेजिडी भी होता है, ट्रेजिक प्लेस लिखे हैं, कॉमिक प्लेस लिखे हैं, प्रॉब्लम प्लेस भी कुछ लिखे हुए हैं, साथ ही साथ ट्रेजिक कॉमिक प्लेस लिखे हुए हैं, हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हुए हैं, रोमन प्लेस लिखे हुए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो प्ले है जो कि शेक्सपियर का रोमन प्ले काउंट नहीं होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये, तो इसको इंपॉर्टेंट मेंशन कर दे रही हूं मैं। एंटोनी क्लियोपेट्रा, हैमलेट, कोरियोलैनस या जूलियस सीजर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हैमलेट जो प्ले है ये क्या है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक प्ले है। शेक्सपियर ने इसको ट्रेजिक प्ले लिखा हुआ है। और बाकी जूलियस सीजर, कोरियोलैनस या क्लियोपेट्रा की बात करते हैं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये सभी इनके रोमन प्लेस में काउंट होते हैं, रोमन प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। 36 के बाद 37 क्वेश्चन को देखेंगे। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's plays was edited by। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 37 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट फोलियो कलेक्शन जो कलेक्टेड एडिशन है शेक्सपियर के प्लेस का, ड्रामास का, तो वो किसके थ्रू एडिट किया गया था, किसने उसको एडिट
था। आपको इसका आंसर बताना है। हेमिंग एंड थॉमस सैकविल, ऑप्शन बी हैमिक एंड कॉन्डेल, निकोलस उडाल, थॉमस नॉर्टन, निकोलस उडाल एंड कॉन्डेल। तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को करेक्ट करेंगे, जिन्होंने भी बी आंसर को दिया है दैट इज करेक्ट, क्योंकि हेमिंग एंड कॉन्डेल जो थे इनके कलीग एक्टर्स थे और इन्होंने ही इसको, इनके प्लेस का जो कलेक्शन था जिसमें ट्रेजिक कॉमिक प्लेस इंक्लूडेड थे और हिस्टोरिकल प्लेस इंक्लूडेड थे, उसको कलेक्ट करके एक कलेक्शन बनाया था, कलेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ शेक्सपियर, जो कि फर्स्ट फोलियो के नेम से पब्लिश हुआ है और 1623 में पब्लिश हुआ है ये। और पब्लिशर कौन था? वो था हेमिंग एंड कॉन्डेल। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट यहाँ पे करेंगे। नंबर 37 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के देखते हैं। 38 क्वेश्चन जो है, शेक्सपियर्स प्लेस लव स्लेवर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज, प्रॉब्लम प्लेस, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या है रोमांटिक कॉमेडी। शेक्सपियर का ये प्ले लव स्लेवर लॉस्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किस कैटेगरी में अगर हम उसको आइडियलाइज करते हैं या एक तरीके से उसकी थीम को डिस्कस करते हैं तो वो किस पे बेस्ड ऑन है? ये कॉमिक प्ले है, बट कॉमिक की किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉमिक कॉमेडी ऑफ आइडियाज। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 39 वी हैव द ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज रिटेन द लाइन। अब इस लाइन को बताना है कि किस ऑथर ने इसको लिखा हुआ है। फॉर फियर ऑफ विच Hear this, thou age unbed, ere you were born, was beauty summer dead। ये किसकी लाइन है, किस ऑथर के थ्रू लिखा गया है? आपको आंसर देना है गॉल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या शेक्सपियर। अनएक्सपेक्टेड या आपका रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर का है। ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। किस में लिखी है? सोनेट नंबर 104। ये यहाँ से इस लाइन को लिया गया है, सोनेट 104, क्योंकि 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं और इसमें जो दिया गया है इस लाइन में ये 104 सोनेट नंबर है जो कि शेक्सपियर ने इस लाइन को इस सोनेट में इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद 40 क्वेश्चन को देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जॉन फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये शेक्सपियर के लिए किसने बोला हुआ है? क्रिस्टोफर मार्लो या आपका है रॉबर्ट ग्रीन, सैमुअल जॉनसन या वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ग्रीन जो कि यूनिवर्सिटी विट्स राइटर थे, बहुत ज्यादा ये एक तरीके से आप कह लो कि क्रिटिसाइज करते थे शेक्सपियर, क्योंकि बिना किसी डिग्री के शेक्सपियर ने बहुत अच्छा एक तरीके से फेम उनको मिला था ड्रामा में, और ये ड्रामा भी लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके साथ ही साथ ये सोनेट्स भी लिखा करते थे और उसके साथ ही साथ ये एक अच्छे एक्टर भी थे। तो यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्क में जो लिखा नेम है ग्रोट्स ऑफ क्रोट्स वर्थ ऑफ विट, या ये है ग्रोट्स ऑफ विट, ये वर्क है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है शेक्सपियर के बारे में और ये पब्लिश कब हुआ था अगर इसकी बात करते हैं तो ये पब्लिश हुआ है 1592 में ये पब्लिश हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्क में रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज किया हुआ है विलियम शेक्सपियर को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नेम से। तो यहाँ पे ग्रोट्स ऑफ विट या ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट के नेम से जाना जाता है। वो ऑप्शन में रहेगा, वो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। तो एक तरीके का ये शॉर्ट बुक था, पैम्पलेट था जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा हुआ है और एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए, एक आप कह लो कि बहुत ज्यादा जेलस फील करते थे शेक्सपियर की जो फेमस था, जो फेमसनेस थी या जो नेम था, फेम था उनका, उससे बहुत ज्यादा ये परेशान होकर के इन्होंने ये चीजें उनके अगेंस्ट लिखी हुई हैं इस अपने वर्क में, पैम्पलेट में, जो एक शॉर्ट बुक है ग्रोट्स ऑफ विट के नेम से पब्लिश हुआ है 1592 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। और फ्रेंड्स मुझे जरूर आप बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को। नंबर क्वेश्चन 41 जो है, विच पोएम ऑफ इलियड वॉइसेस हिज रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस बिलीफ के बारे में कौन सी पोएम है टीएस इलियट की, जो कि बात करती है उनके रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड।
तो ये यहाँ पे ऑप्शन है वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट्स, ऐश वेडनेसडे या प्रूफॉर्क, अदर ऑब्जर्वेशंस, पोएम्स ये जो इंक्लूडेड है। तो आप बताइए इसमें आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। ऐश वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। टी.एस. इलियट ने इसको लिखा हुआ है, 1930 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये पोएम है जिसपे इन्होंने इनका एक बात की है, इन्होंने अपने जो रिलीजियस बिलीफ है उसके बारे में इन्होंने इस वर्क में अपनी बात किया हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर इनके अदर वर्क्स की हम बात करते हैं तो वेस्टलैंड जो पब्लिश हुआ है, आप सभी इसको जानते हो, ये जो पब्लिश हुआ है 1922 में पब्लिश हुआ है। इसके साथ ही साथ लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क की बात करते हैं, वो 1915 में पब्लिश हुआ है। और यहाँ पे हमने ऐश वेडनेसडे की बात कर ली और 4 क्वार्टेट्स की बात करते हैं तो 1943। ओके, ये सभी मेंशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेस्टलैंड 1922, 4 क्वार्टेट्स 1943, ऐश वेडनेसडे 1930 एंड इसके साथ ही साथ लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क ये जो है 1915 में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और ये नोबेल प्राइज विनर भी थे। नोबेल प्राइज विनर इनको जो मिला है 1948 में मिला हुआ है नोबेल प्राइज, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द प्रिलूड वाज रिटन इन। प्रिलूड किस ईयर में लिखा गया है ये आपको बताना है, और किसका वर्क है ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। 1802, 1805, 1806 या 1807। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द प्रिलूड की हम बात कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ का ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। 1805 में ये कंप्लीट हो गया था, बट पब्लिश कब हुआ है? 1850 में ये पब्लिश हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वर्ड्सवर्थ का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बारी आपने इसको पढ़ा हुआ है। और तो इसको बिल्कुल स्किप, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि प्रिलूड किस कैटेगरी में आता है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में आता है। इसके साथ ही साथ किस ईयर में ये कंप्लीट हुआ है, मतलब लिखा गया है 1805 में लिखा गया है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है? 1850 में पब्लिश हुआ है। इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने पब्लिश किया था, ये जो मैरी वर्ड्सवर्थ थी उन्होंने पब्लिश करा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नंबर 43 को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विद। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन हुआ करती थी? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, अम्बल एंड रस्टिक लाइफ, या आपका है रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट मैटर पे या कॉमन लैंग्वेज में जो अपने पोएम्स को लिखा करते थे, और बेस्ड ऑन जो हुआ करते थे इनके पोएम्स वो कॉमन सब्जेक्ट मैटर पे हुआ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। 43 के बाद 44 क्वेश्चन है, द लाइन thy soul was like a star dwelt apart appears in। ये क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। अब इसको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ये लाइन किसने लिखी है, किसके लिए लिखी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द लाइन thy soul was like a star and dwelt apart appears in London 1802 पोयम, ये है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसने लिखा हुआ है इसको? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? फॉर मिल्टन। बहुत ज्यादा एडमायर करते थे मिल्टन की राइटिंग स्टाइल को, उनकी ग्रैंड टेक्निक को, जो उनका पोयम लिखने का तरीका था, एपिक पोयम लिखने का तरीका था, उसको बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और लंदन 1802 में उन्होंने ऐसी लाइन उनको डेडिकेट करते हुए, उनको एक अपलॉड करते हुए उनकी स्टाइल को लिखा हुआ है। Thy soul was like a star and dwelt apart। Next question number 45 we have on the screen, the action of Ulysses by Joyce is confined to a single day, namely action of Ulysses की बात हो रही है, यूलिसीज नॉवेल की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि जेम्स जॉयसी ने इसको लिखा हुआ है। आपको बताना है कि ये किस ईयर में जो था, ये किस ईयर में के सिंगल डे के बारे में बात हो रही है, जो कि इसकी स्टोरी जो है वो एक सिंगल डे पे बेस्ड ऑन है। तो वो कौन सा डे इसमें था? नॉवेल की बात हो रही है, जून 26, 1904,
जून 16 1904, जून 26 1914 या जून 16 1914। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो हमारा है ऑप्शन बी, जून 16 1904 वाज दिस डे, जिसके बारे में, जिसके एक्शन के बारे में यूलिसीज नॉवेल में जेम्स जॉयसी ने बात करी है। और यूलिसीज की बात करते हैं तो ये पब्लिश हुआ है 1920 में। दो इंपॉर्टेंट बुक्स जो थे, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक पे बेस्ड ऑन थे, मॉडर्न जो सब्जेक्ट मैटर है या मॉडर्न जो सिनेरियो है मॉडर्न एज का, उसको रिप्रेजेंट करते हुए दो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं। एक नॉवेल था जो कि यूलिसीज है, जेम्स जॉयसी ने लिखा हुआ है। दूसरा था द वेस्टलैंड पोएम जो कि टी.एस. एलियट ने लिखा हुआ है। एक 1920 में पब्लिश हुई है, दूसरी 1922, मींस आसपास ये दोनों बुक्स पब्लिश हुई हैं। और ये है यूलिसीज, मॉडर्निस्ट नॉवेल है आयरिश राइटर जेम्स जॉयसी के थ्रू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46, इलियट डेडिकेटेड द वेस्टलैंड टू। वेस्टलैंड को इलियट ने डेडिकेट किया हुआ है। इजी क्वेश्चन है तो बिना डिले के आंसर करते हैं इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एजरा पाउंड को डेडिकेट किया हुआ था, जो उनके कलीग पोएट थे उनको, ये क्योंकि एडिट भी किया हुआ था एजरा पाउंड ने वेस्टलैंड को, एक लॉन्ग पोएम को एक शॉर्ट और क्रिस्प पोएम के फॉर्म में, जो अभी हमें देखने को या पढ़ने को मिलती है द वेस्टलैंड, एंड द क्रेडिट ऑफ दैट पोएम गोज टू एजरा पाउंड। इवन लिखा है टी.एस. एलियट ने, बट क्या क्या चीजें इस पोएम में शामिल हैं, कैसा इस पोएम का पूरा स्ट्रक्चर है, वो एजरा पाउंड को उसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पोएम को एडिट करके इसको हाफ कर दिया है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म से कहीं ज्यादा अच्छी है। और ये हमारे सभी के सामने इंग्लिश लिटरेचर में एक मॉडर्न पोएम के फॉर्म में अवेलेबल है। तो एजरा पाउंड को डेडिकेट किया हुआ है द वेस्टलैंड पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, which of the following author has written the line to it to who a merry note while greasy zone doth kneel the post? ये है, आपको बताना है कि ये लाइन किसकी है। ऑप्शन देख लेते हैं, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम शेक्सपियर। और ये हमारी जो लाइन है ये लिखा है किसने, डब्ल्यू शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और किस में लिखा है, किस पोएम की ये लाइन है, ये भी यहाँ पे देखते हैं, लव स्लेवर लॉस्ट। लव स्लेवर लॉस्ट ये प्ले से लिया गया है। और किस में इंक्लूडेड था, एक्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट 5 सीन 2। ठीक है, एक्ट 5 सीन 2 मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ओरली जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान की दे करके लिख लीजिए। लव स्लेवर लॉस्ट वाज द प्ले, जहाँ पे ये टू विट टू हु अ मेरी नोट व्हाइल ग्रीजी डोन डथ नील द पोस्ट, ये विलियम शेक्सपियर की प्ले लव स्लेवर लॉस्ट से लिया गया है, एक्ट 5 सीन 2 से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट वाज नॉट बोर्न इन इंडिया। आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन में से आंसर बताना है कि कौन सा वो नॉवेलिस्ट था जो कि इंडिया में नहीं उसका बर्थ हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। ऑप्शन ए बी सी डी में से, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ई.एम. फॉस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। ई.एम. फॉस्टर जो थे वो इंडिया में नहीं इनका बर्थ हुआ था। बाकी रस्किन बॉन्ड, डब्ल्यू मैकपीस थैकरे एंड इसके साथ ही साथ रुडयार्ड किपलिंग, इन सभी ग्रेट नॉवेलिस्ट का जो बर्थ था वो इंडिया में ही हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो हमारा ग्रामर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बताना है, ऑपोजिट बताना है किसका, सुपरसिलिशियस का। ये जो बोल्ड अंडरलाइंड वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, सुपरसिलिशियस। इसका जो ऑपोजिट वर्ड है या एंटोनिम है वो क्या होगा, स्नोबिस होगा या होगा मीक एंड हम्बल, एरोगेंट या सुपरफिशियल। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि मीक एंड हम्बल इज द ऑपोजिट ऑफ द सुपरसिलिशियस। ओके, सुपरसिलिशियस का मतलब जो होता है ये होता है एरोगेंट, ओके, घमंडी। सुपरसिलिशियस का क्या मतलब हुआ, घमंडी। एरोगेंट तो यहाँ पे दिया गया है तो ये इसका जो होगा सिनोनिम्स होगा। स्नोबिस का भी मतलब जो होता है वो भी होता है यहाँ पे हॉटी या सुपीरियर जो लोग होते हैं, मेंशन कर दे रही हूँ मैं।
और सुपरफिशियल आप जानते हो ये आउटर मोस्ट या जो पेरिफेरल लोग होते हैं वो उनकी बात हो रही है। तो इसीलिए सुपरसिलिशियस का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम होगा, वो मीक एंड हम्बल, जिसके बारे में हम बात करते हैं। मीक एंड हम्बल का मतलब होता है कि बहुत ही एक सीधा और सरल इंसान, सरल या बहुत ही जो काइंड लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऑपोजिट बताना है। क्लैंडस्टाइन का ऑपोजिट क्या होता है उसका मतलब बताना है, ओपन, सीक्रेट। तो ऑप्शन ए है ओपन, ऑप्शन बी सीक्रेट या सरप्टिशियस, या आपका है आप सीरियस। तो ऑपोजिट वर्ड बताना है क्लैंडस्टाइन का, और क्लैंडस्टाइन का जो मतलब होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो है यहाँ पे जो काम बहुत ही सीक्रेटली, रहस्यमयी तरीके से हो, तरीका जो होता है, और किसी चीज को बहुत ही सीक्रेटली रखना, उसको बहुत ही रहस्यमयी तरीके से रखना। तो यहाँ पे क्लैंडस्टाइन का ऑपोजिट जो वर्ड आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ओपन मीन्स खुला, बिल्कुल किसी तरीके का सीक्रेट ना होना, और सरप्टिशियस का भी मतलब होता है सीक्रेट, यहाँ पे जो चीजें सीक्रेटली की जाती हैं। सीक्रेट का मतलब भी यही रहस्यमय हुआ। तो ये बी, सी एंड डी इसके जो होंगे वो सिनोनिम्स होंगे, बाकी ये हमारा इसका एंटोनिम्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऑपोजिट वर्ड से है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली? मैनली मीन्स होता है यहाँ पे जो बोलते हैं हम कि पुरुष रिलेटेड, कि ये बहुत ही मैनली बिहेवियर था इसका, बहुत ही वीर या दिलेर बिहेवियर था, जिसका मतलब होगा आपको इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। फेमिनाइन, एफेमिनेट, या आपका है मैस्कुलाइन, या आपका है स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एफेमिनेट मतलब होता है कि जो कि स्त्रियों से रिलेटेड होता है, मीन्स उनको जैसे नारी जैसा जिसको हम बोलेंगे। तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। फेमिनाइन का भी मतलब हुआ हमारा कि वो स्त्रियों जैसा, लेकिन एफेमिनेट इज द करेक्ट ऑपोजिट एंटोनिम ऑफ मैनली। बाय मैस्कुलाइन या आपका स्ट्रॉन्ग, ये तो इसके आपके सिनोनिम्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वी हैव, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्सेंट? कॉन्सेंट का एंटोनिम क्या होगा, मीन्स इसका आपको विलोम शब्द बताना है। डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट या डिसेंट, एसेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कॉन्सेंट का जो ऑपोजिट वर्ड होगा या इसका जो हम एंटोनिम की बात करेंगे वो हमारा ऑप्शन बी होगा, डिसेंट। कॉन्सेंट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सहमत होना बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, और डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति, या जिससे हम नहीं बिल्कुल एग्री करते हैं। तो ये यहाँ पे होगा कॉन्सेंट मतलब एग्री करना, डिसेंट मतलब होता है एग्री नहीं करना। तो इसका यहाँ पे एंटोनिम जो होगा कॉन्सेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम डिसेंट होगा, ऑप्शन बी डिसएग्री, ठीक है। बाकी डिसेंट यहाँ पे जो आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये आपका होता है उतरने की प्रक्रिया, डिसेंडिंग से बना हुआ है। डिसेंट मीन्स यहाँ पे तो है सभ्य जो होता है, शालीन, और इसके साथ साथ एसेंट का मतलब हम समझेंगे यहाँ पे, जो इसका भी मतलब होता है सहमति। तो ये दोनों तो कॉन्सेंट जो हुआ एसेंट का वो सिनोनिम हुआ, बट कॉन्सेंट का जो ऑपोजिट आएगा वो डिसेंट आएगा, जिसका मतलब होता है डिसएग्री। Number 54, we have the screen on the screen question. Choose the option which is the closest meaning in the meaning to the word given in the capital. चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें आपको बताना है क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो कैपिटल लेटर में ये वर्ड दिया गया है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से। मीन्स कौन सा इसका इस जो मीनिंग है मॉडरेट वर्ड दिया गया है, इसका कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से सिनोनिम होगा, या कौन सा एग्जैक्ट इसके नियर वर्ड आएगा उसके बारे में बताना है। नॉट एक्सट्रीम, कॉम्प्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक या सुपरफिशियल। मॉडरेट का जो क्लोजेस्ट मीनिंग आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन ए, नॉट एक्सट्रीम। मीन्स मॉडरेट यहाँ पे होता है जो आपका कि बहुत
जैसे हम बोलते हैं ना इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन। इजी हुआ बिल्कुल सरल, मॉडरेट मीन्स होता है कि सरल से थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा इजी, उसको हम मॉडरेट बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो आएगा, ऑप्शन ए जो होगा, इसका एग्जैक्ट जो क्लोजेट मीनिंग आएगा वो करके आएगा, दैट इज नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी। ओके, तो ये हमारा होता है मॉडरेट का मतलब। बाकी कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं एक दूसरे से ब्लेंड करती हैं। आइडियलिस्टिक आप सभी जानते हो, जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी थियरी को लेकर के। सुपरफिशियल का भी मतलब होता है कि जो थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी से रिलेटेड होता है, वो हमारा सुपरफिशियल आता है। सुपरफिशियल मीन्स थोड़ा और अधिक बढ़ा चढ़ा के जो चीजें होती हैं उसका मतलब होता है। बट मॉडरेट में यहाँ पे जो आएगा, नॉट एक्सट्रीम वुड बी दी करेक्ट क्लोजेट in meaning of the given word in capital. Next, and here we have the number 55 question. Impropriety का आपको closest meaning बताना है, ये जो capital word में दिया गया है। State of confusion and chaos, action that are legally unsustainable, unlawful activities या action that are morally wrong। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इम्प्रोपरिटी का जो मतलब होगा, दैट इज एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, मीन्स जो इम्प्रॉपर वे में, ये हो गया मतलब इसका इम्प्रॉपर मतलब हुआ, उसी से इम्प्रॉपरिटी बना हुआ है। एक्शन दैट आर मॉरली रॉन्ग, ये क्लोजेट मीनिंग होगा, बिल्कुल जो नजदीक आएगा। मीन्स अनैतिक या अनुचित जो चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं, वो इम्प्रॉपरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 56, बिज़ारे का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन इमेजिनरी, नॉन एग्जिस्टेंस या एक्सट्रीमली पैथेटिक या वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। बिज़ारे का जो मतलब होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, जैसे हम बोलते हैं ना, दिस वाज द बिज़ारे फीलिंग या बिज़ारे कमेंट फ्रॉम दैट साइड। तो यहाँ पे वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बिज़ारे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following words is misspelled? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी आपके एग्जाम में है सिलेबस में। तो ये सभी वर्ड्स आपके इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट वर्ड, विच वन इज द मिसस्पेल्ड वर्ड, ऐसा पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो वो सभी को पिक करने की कोशिश की है मैंने सेशन में, और आगे भी आपको ऐसे ही सेशंस में मिलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? कन्वीनियंस, एज, याच या इंडिस्पेंसिबल, या आपका है कॉन्शियस। आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। एंड हियर वी हैव 57 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? आपको मिसस्पेल्ड बताना है वर्ड, कि इन चारों ऑप्शंस में से किस वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत है, रॉन्गली लिखा गया है, आपको बताना है। देखिए, पहला है कन्वीनियंस, याच, इंडिस्पेंसिबल, या आपका जो डी वर्ड है कॉन्सेंसियस। ओके, कॉन्सेंसियस ये वर्ड है नंबर डी। तो इसमें से जो मिसस्पेल्ड वर्ड है या जो गलत रॉन्ग वर्ड है वो है हमारा ऑप्शन डी। कॉन्सेंसियस की जो स्पेलिंग होती है वो हमारा होगा CONSCIENTIOUS, ये हमारा होगा कॉन्सेंसियस की स्पेलिंग। कॉन्सेंसियस की स्पेलिंग जो कि होता है पुटिंग एफर्ट इन वर्क, मीन्स किसी काम में अपनी प्रयास को लगाना, एफर्ट को लगाना, वो होता है प्रयास करना। ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, प्रयास करना। बाकी याच आप सभी जानते हो, एक तरीके का बोट होता है, जो सेलिंग बोट होता है, जो सेल किया जाता है, जिसको खेया जाता है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होगा जो अनिवार्य होता है। कन्वीनियंस का आप सभी मतलब जानते हो, जो होता है कंफर्ट या इजीनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, इजीनेस। तो ये हमारा है चारों क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है उनके मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको बताना है आइडेंटिफाई द करेक्टली
स्पेल्ड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। देखिए यहाँ पे पूछा गया था मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा रॉन्गली वर्ड जो है उसकी बताना है, कौन सा रॉन्गली यहाँ पे लिखा गया है वर्ड। बट इस ऑप्शन में 58 क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कि किसका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, उसको आपको बताना है। एफिशिएंट, बेटरमेंट, ट्रीटमेंट या आपका है एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। एफिशिएंट इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये हमारा करेक्ट है। बेटरमेंट की स्पेलिंग जो होगी BETT आएगा यहाँ पे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के होते हैं MENT होता है, ए नहीं होगा, यहाँ से ए नहीं आएगा। ट्रीटमेंट जो होता है इलाज का मतलब। एम्प्लॉयड में LYED आएगा, ठीक है। एम्प्लॉयड मीन्स होता है रोजगार या आपका नियोजित प्रयुक्त करना होता है। बेटरमेंट में BETTER जो सुधार से रिलेटेड होता है, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होता है ये। ट्रीटमेंट आप सभी जानते हो, इलाज। और एफिशिएंट का मतलब जानते हो आप सभी, दक्ष, जो कार्य में एक्सपर्ट होता है, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो ट्रीटमेंट TREATMENT होता है, यहाँ पे ए नहीं होगा। बेटरमेंट में टी यहाँ पे आ जाएगा। एम्प्लॉयड में EMPLOYED आएगा। ओके, ये चारों ऑप्शंस के करेक्टली मैंने बता दिया किस ऑप्शन में गलती है और कैसे इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, किसमें सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 59 क्वेश्चन। सॉ बैग द नोबेल प्राइज इन 1925 फॉर। यहाँ पे जीबी शॉ की बात हो रही है कि उनको 1925 में अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का, तो वो बताना है कि किस वर्क के लिए उनको मिला था। तो आपका यहाँ पे सेंट जॉन होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा एंड मैन एंड सुपरमैन, ये चारों जो हैं सेंट जॉन, ये चारों जो ड्रामा है ये जीबी शॉ के हैं। बट उनको जो नोबेल प्राइज मिला था 1925 में, वो मिला था सेंट जॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द पोएट लॉरिएट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। पोएट लॉरिएट की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट पीरियड तक कौन था इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन बताना है आपको, ऑप्शन में आंसर दीजिएगा। रॉबर्ट सादी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या रॉबर्ट ब्रिजेस या टेड ह्यूज। तो इस चारों ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है हमारा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 में ये बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये जो थे ये इतनी भी डेथ तक ये थे, और ये 1850 से लेकर के 1892 टिल हिज डेथ टेंशन भी ये थे। तो ये टाइम जो ड्यूरेशन था 42 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन था। 42 इयर्स तक ये पोएट लॉरिएट थे। तो ये लॉन्गेस्ट टाइम था किसी भी पोएट के थ्रू एज अ लॉन्गेस्ट टाइम टू बी अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये था कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से 1892, ये टाइम आप याद रखिएगा। 42 इयर्स का टाइम था इनका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पोएट लॉरेटशिप का। तो चलिए 61 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475। आपको बताना है किस जगह पे इंग्लैंड में 1475 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस जो सेटअप किया था, उस जगह का नाम बताना है। लंदन, न्यू साउथ वेल्स, स्कॉटलैंड या वेस्टमिंस्टर। तो जल्दी से आंसर को डिस्कस करेंगे और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। वेस्टमिंस्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 62 क्वेश्चन है, हु रोट द इंट्रोडक्टरी सोनेट टू स्पेंसर्स फेरी क्वीन। फेरी क्वीन स्पेंसर की एपिक पोएम है। आपको बताना है कि इसमें इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था, इस सोनेट जो था, वो किसने लिखा है एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन में। स्पेंसर हिमसेल्फ, लाइसेंस्टर, सर फिलिप सिडनी, वाटर रेले। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं फेरी क्वीन की, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये फेरी क्वीन की जो स्पेलिंग है यहाँ पे FAERIE और QUEENE होता है, फेरी क्वीन। एंड इसकी स्पेंसर की बात करते हैं तो ये जो वर्क था ये 1590 में पब्लिश हुआ है। ऑप्शन डी इज द आंसर, सर वॉल्टर रेले। सर वॉल्टर रेले इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेकन हैड borrowed the term essay from the French writer। किस फ्रेंच राइटर से बेकन ने ऐसे जो टर्म था उसको बोरो किया हुआ है।
good, mountain या none of the above. Option C is the correct answer of question number 63. तो ये हमारा आंसर है 63 का ऑप्शन सी मॉन्टेन. ओके, बेकन ने अपने एसेज का जो टर्म था, अगर एसेज का जो एक इन्फ्लुएंस होने की बात करी है तो वो है मॉन्टेन से, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. मॉन्टेन जो थे वो फ्रेंच राइटर थे और एक तरीके से अगर हम फादर ऑफ एसी की करते हैं तो वो मॉन्टेन को ही बोला जाता है, बट फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की बात करते हैं तो दैट इज फ्रांसिस बेकन. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64. Who among the following university wits is primarily known for his फेयर बेकन एंड फ्रेयर बंजी? आपको इसका आंसर देना है कि फ्रेयर जो बेकन एंड फ्रेयर बंजी वर्क है ये किसने लिखा हुआ है, किस यूनिवर्सिटी विट्स. एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको हिंट दे दिया गया है वो है कि किसी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स राइटर ने इसको लिखा हुआ है. आपको उसका आंसर देना है लिली, जॉर्ज फिलिप, रॉबर्ट ग्रीन या नन ऑफ द अबव. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हम आपको आंसर भी बताते चल रहे हैं. रॉबर्ट ग्रीन ने इसको लिखा है. रॉबर्ट ग्रीन वही यूनिवर्सिटी विट्स राइटर हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को, बिकॉज शेक्सपियर वाज नॉट from any kind of university, but he was very popular and he was very famous dramatist, very famous actor at the time of the Elizabethan era. तो ये था कि फ्रेयर बेकन एंड फ्रेयर बंजी की बात करते हैं तो ये एक वर्क है जो कि रॉबर्ट ग्रीन का है और 1594 में ये पब्लिश हुआ है. यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ 1594 का ये पब्लिश्ड वर्क है रॉबर्ट ग्रीन का. ये आप ध्यान देके लिख लीजिएगा. अगले क्वेश्चन को देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन. हु कॉइन्ड द फ्रेज मॉर्लोज माइटी लाइंस? मॉर्लोज माइटी लाइंस किसको बोला जाता है पहले ये समझ लीजिए और साथ ही साथ इसका आंसर भी आप करते रहिए. मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो की बात हो रही है, वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी विट्स ड्रामेटिस्ट. माइटी लाइंस की बात करते हैं तो इसको हम ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं. ब्लैंक वर्ड्स जो था उसको माइटी लाइंस बोला जाता है. माइटी लाइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स का यूज जो मॉर्लो ने किया है ड्रामा में वो बहुत ही एक यूनिक स्टाइल में उसको करा हुआ है. क्योंकि ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स का यूज, ड्रामा जो एक तरीके का प्रोज वर्क होता है जिसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखना इज वेरी टफ टास्क और बहुत ही ब्रिलियंटली क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको एक तरीके से अकॉम्प्लिश किया हुआ है. इस जो अपना इनका एक स्टाइल था, राइटिंग स्टाइल जो था ड्रामा लिखने का. मार्लो की माइटी लाइंस जो ये फ्रेज था ये किसको कॉइन किया हुआ था, किसने इसको दिया हुआ था? ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बेन जॉनसन की बात हो रही है यहाँ पे. बेन जॉनसन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आंसर आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए मेंशन है. तो मॉडलो के कुछ एक तो इम्पोर्टेंट ड्रामा का मेंशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा या चैट बॉक्स में कर दीजिए. अगर आपको पता है तो कुछ इनके जो इम्पोर्टेंट ड्रामाज हैं उनका मेंशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिए. आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन की तरफ. सिडनीज एपोलॉजी फॉर पोएट्री इज एन आंसर टू. इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके. और यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं हम तो ये किसने, किसके रिस्पॉन्स में या किसके आंसर में ये वर्क लिखा है सिडनी ने, फिलिप सिडनी. क्वेश्चन है थॉमस नैश, प्लेटो, स्टीफन गॉसिन या एरिस्टोटल. यहाँ पे इसका आंसर देना है आपको. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. स्टीफन गॉसिन के जो वर्क था इनका स्कूल ऑफ अब्यूज, इसको रिस्पॉन्स करते हुए, इसको आंसर करते हुए फिलिप सिडनी ने एपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा हुआ है जिसको हम डिफेंस ऑफ पोइजी बोलते हैं. इसको यहाँ पे डिफेंस ऑफ पोइजी इस अदर नेम से भी जाना जाता है इसको. और ये जो वर्क था अगर पब्लिकेशन ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ पब्लिश हुआ है किस ईयर में. यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज पब्लिश्ड इन द ईयर 1595. क्या पब्लिश हुआ है? ये इस वर्क को पब्लिश करा है 1595 में. ठीक है, तो यहाँ पे फिलिप सिडनी की बात हो रही है. एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो पोएट्री को डिफेंस करते हुए किस तरीके से वर्क होना चाहिए उसको डिफेंस करते हुए एक आंसर था स्टीफन गॉसिन की वर्क द स्कूल ऑफ अब्यूज का. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 66 वी हैव हियर रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आपको बताना है इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन इस डैश को फिल करेगा. I do is an example of tense. किस टेंस का एग्जाम्पल है I do? पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट
perfect. And answer we have option B. Option B is the correct answer. यहाँ पे option B होना चाहिए था, 2 लिखा हुआ है. Present perfect. I do is an example of this. This is the tense, that is present indefinite. Next number 67 question. Fill the in the blank with the present perfect tense. आपको इस tense में present perfect tense में इसको fill करना है. Alex, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एलेक्स के साथ में कौन सा इसमें वर्ब आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म आएगा. एलेक्स हैव रेड या एलेक्स हैज रेड, एलेक्स डिड रेड या एलेक्स हैड रेड. तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज या हैव होता है. एक्चुअली ये सिंगुलर नंबर में है, एक नाउन है, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी. ओके, हैव रेड. ऑप्शन बी मींस यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा. इसमें हम इसको टिक करेंगे ऑप्शन बी को, हैज रेड. ओके, रीड, रेड, रेड होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म. एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 69. Which Augustan writer's epitaph reads one who strove with all his might to champion liberty? ये लाइन है, आपको बतानी है कि किस अगस्टन राइटर की समाधि पे ये लाइन लिखी गई है, उनके एपिथेट पे जहां पे उनकी डेड बॉडी बरी करी गई है उस पे ये लाइन लिखी गई है. Alexander Pope, Jonathan Swift, Henry Fielding, Daniel Defoe, and the answer we have the option B, Jonathan Swift is the correct answer of this question. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. 69 के बाद 70 क्वेश्चन है. द फ्यूचर रूइन ऑफ ट्रॉय एंड द मर्डर ऑफ एगामेमनॉन आर रिफर्ड टू बाय W.B. Yeats इन. W.B. Yeats की किस पोयम में इन दोनों इंसिडेंट्स के बारे में बात हुई है? द फ्यूचर रूइन ऑफ ट्रॉय एंड मर्डर ऑफ एगामेमनॉन. वो कौन सी पोयम है? द सेकंड कमिंग, डिजर्शन, When You Are Old या Leda and so on. So this is mentioned in the poem. Reference जहाँ पे दिया गया है W.B. Yeats के poem वो है Leda and so on. Option D is the answer of this question number 70. Okay. तो यहाँ पे Leda and so on की बात करते हैं तो ये poem जो है ये W.B. Yeats ने लिखा है, आयरिश पोएट है W.B. Yeats. और इस poem की अगर बात करते हैं तो ये एक जो कि कंपोज कब किया गया है? 1923 में. मींस इसको कंपोज किया 1923 में और पब्लिश कब हुई है? पब्लिश्ड इन 1924. ओके, इस ईयर में इसको पब्लिश करा गया है और ये कंपोज हुआ है 1923 में. लीडा एंड सॉन विच इज द सोनेट बाय W.B. Yeats. नंबर 71 क्वेश्चन. द नंबर ऑफ पोएम्स इन सिडनी सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो सोनेट का सीक्वेंस है फिलिप सिडनी का, आपको बताना है उसमें कितनी सोनेट का इंक्लूजन है या कितने पोएम्स हैं उस सोनेट सीक्वेंस में. आपको इसका आंसर देना है और यहाँ पे आंसर की बात करते हैं, दैट इज ऑप्शन सी, 108 sonnets. Okay, 108 sonnets is the correct answer. That is from in the poem sonnet sequence Astrophel and Stella. Astrophel and Stella का publication year 1591 में हुआ है. ठीक है, अगले क्वेश्चन 72. The term metaphysical poets was coined by. मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है. और बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हेलन गार्डनर या ड्राइडन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म था उसको कॉइन किया हुआ है. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 73. एनाग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग. आपको बताना है एनाग्नोसिस या जैसे कैथेसिस, एनाग्नोसिस, पेरिपीटिया ऐसे टर्म्स हैं जो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए दिया है. तो आपको बताना है कि ये एनाग्नोरिसिस मतलब क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग. ऑप्शन ए है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फ्रॉम फॉर द प्रोटैगनिस्ट, द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट या द कन्वर्जेंस ऑफ मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, जब प्रोटैगनिस्ट किसी कैरेक्टर या किसी सिचुएशन के बारे में उसको डिस्कवर करता है या उसको जानता है, उसकी
उसको पता चलता है चीज के बारे में, तो वो एनाग्नोसिस बोला जाता है। ये टर्म जो है एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए दिया है। अगला क्वेश्चन है नंबर 74, विच कंटेम्पररी पोएट ब्रिटिश पोएट हैज ट्रांसलेटेड बियोल्फ? बियोल्फ को किसने ट्रांसलेट किया है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है थॉमस कुन, एलन लुइस, एडवर्ड थॉमस, सीमस हेने। तो ऑप्शन यहाँ पे हम डी को करेक्ट करेंगे, सीमस हेने इज द आंसर, और ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 74 नंबर क्वेश्चन का, जिसने बियोल्फ कंटेम्पररी ब्रिटिश पोएट की बात करते हैं कि जो मॉडर्न एज के इस टाइम के समकालीन पोएट है, ब्रिटिश पोएट जिन्होंने बियोल्फ को ट्रांसलेट किया है, दैट इज सीमस हेने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 75, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? आपको बताना है, रास्कल्स एंड रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक, इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज करा गया है? फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी एग्जाम में जाते हो, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पार्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है इस सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे आर जो कॉन्सोनेंट वर्ड है, आर वर्ड का बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 76 क्वेश्चन, इसमें भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फ्रेलिटी डायनेमिज वुमेन, ये आपको बताना है। अबला तेरा नाम ही नारी है, ये जो स्पीच है ये कहाँ से ली गई है? हैमलेट प्ले से ली गई है, हैमलेट की स्पीच है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, असेंबली। ऑप्शन सी इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आप ये अपोस्ट्रोफी मार्क देख रहे हो, ये जो मार्क है इससे आप इसको क्लियर कर सकते हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपोस्ट्रोफी। ओके, नेक्स्ट नंबर 77 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है कि इसमें कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, इसका आंसर देना है। लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री, या है लेडी ऑफ शैलॉट, या आपका थॉमस डिक्वेंची का रिकलेक्शन ऑफ लेक एंड द लेक पोएट्स, ये इसकी बात करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द वर्क ऑफ थॉमस डिक्वेंची, जो रिकलेक्शन ऑफ लेक्स एंड लेक पोएट्स थॉमस डिक्वेंची का वर्क है। तो ये मेंशन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे रॉबर्ट साउदी को मैच नहीं करता है, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये इससे मैच करेगा, ये इनकी पोएम है। और लेडी ऑफ शैलट जो है वो टेनिशन की पोएम है, बट यहाँ पे जो करेक्टली मैच जो है पेयर है वो थॉमस डिक्वेंची रिकलेक्शन ऑफ द लेक एंड द लेक पोएट्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, in which poem, famous English novel open with the young woman who is handsome, clever and rich? आपको बताना है कि उस इंग्लिश नॉवेल का आपको नेम बताना है जिसमें एक यंग वुमेन, जिसका एक जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो क्लेवर, रिच के और हैंडसम के नेम से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पोएम की ओपनिंग, किस नॉवेल की ये ओपनिंग लाइन होगी जो इंट्रोडक्टरी है उस कैरेक्टर के बारे में। मिडिल मार्च, मॉल फ्लैंडर, विदरिंग हाइट्स या एमा? ऑप्शन डी इज द आंसर, एमा बाई रोमांटिक एरा की नॉवेलिस्ट हैं जेन ऑस्टिन, एंड एमा ये नॉवेल है, बहुत ही फेमस नॉवेल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 79, वैनिटी फेयर इज अ नॉवेल बाय? ऑप्शन सी इज द आंसर, W.M. थैकरे, विलियम मैकपीस थैकरे का ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है। A novel without hero is the subtitle of this novel. And next number 80 question, which of the following is the first novel by D.H. Lawrence? आपको D.H. Lawrence के फर्स्ट नॉवेल का नेम बताना है। The White Peacock, Sons and Lovers, Women in Love, या आपका है The Trespassers। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। The White Peacock is the answer of this question. नंबर 80, नंबर 81 क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following poem of Coleridge is a ballad? ये बिना किसी डाउट के हम इस पे ऑप्शन सी पे करेक्ट करेंगे, क्योंकि द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर की बात करते हैं, क्योंकि ओपनिंग पोएम है लिरिकल बैलेड्स की, एंड दिस इज अ बैलेड पोएम बाय कॉलरिज। और बैलेड पोएम जो होती है वो एक नैरेटिव पोएम होती है जिसमें कोई स्टोरी लाइन होती है और उसमें कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन होता है और एक लॉन्ग स्टोरी होती है, तो इसको हम
बैलेट की कैटेगरी में रखते हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर व्हिच इज द पोएम दैट वाज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। नंबर 82 क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कि विक्टोरियन एरा का एक मूवमेंट था, एक रिलीजियस मूवमेंट की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है, जॉन केबल, जे.एच. न्यूमैन या ई.बी. पुशे, कौन सा ऐसा इस चारों ऑप्शन में से वो मेंबर है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्स मूवमेंट से कनेक्ट नहीं करता है या उसका मेंबर नहीं था। तो वो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउनिंग है। इवन रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विक्टोरियन पोएट है, बट ये इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं। बाकी तीनों इसके मेंबर हैं, जॉन केबल, जे.एच. न्यूमैन एंड ऑप्शन डी ई.बी. पुशी। नेक्स्ट नंबर 83 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, अ थिंग और फूड विच इज नॉट फ्रेश। वो चीज जो या फूड, वो भोजन जो फ्रेश नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजी, क्लिशे या स्टेल या वेटरन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्टेल बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं बासी। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? बासी, स्टेल फूड, बासी भोजन। नेक्स्ट नंबर 84 क्वेश्चन, द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिच क्लास। जो गवर्नमेंट जो रिच क्लास के थ्रू रन की जाती है जो इस कंट्री में, उसको क्या बोला जाता है? प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एनार्की या रिच रूल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए मींस प्लूटोक्रेसी इज दी करेक्ट आंसर। बाकी ऑटोक्रेसी आप जानते हो जो अकेला कोई राज्य करता है। एनार्की जहाँ पे एक ट्रेनी होता है जो कि सर्वे सर्वा होता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता है, वो अनार्की, अत्याचारियों का शासन होता है। तो यहाँ पे प्लूटोक्रेसी को हम करेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिच क्लास इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव हियर, डायरेक्शंस है, इसमें फिल करना है आपको, ब्लैंक वर्ड्स फिलिंग करना है इस डैश में। आई अज्यूम विद मी, आई अज्यूम एवरीवन एग्रीइंग विद मी, दैट एवरीवन एग्रीज विद मी, एवरीवन टू एग्री या दैट एवरीवन टू एग्री। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें हम करेंगे एवरीवन एग्री के बाद में विद होता है, टू प्रेपोजिशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इसको हम टिक करेंगे। आई अज्यूम दैट एवरीवन एग्रीज विद मी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया गया है, व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए हैंड इन का, यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगा इन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्सन को कोई चीज देना। ठीक है, यहाँ पे जो अपनी अथॉरिटी होती है, अटेंशन। नंबर 87 क्वेश्चन है, W.M. थैकरे वैनिटी फेयर ओन्स इट्स टाइटल टू। आपको बताना है कि W.M. थैकरे, विलियम मैकपीस थैकरे का जो वैनिटी फेयर ये नॉवेल है, ये इसका टाइटल कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, कहाँ से इसको एक तरीके से ओ किया गया था, इसको कहाँ से लिया गया था इसके टाइटल को, वैनिटी फेयर को। तो आप सभी इसका आंसर जानते हो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बनियान्स पिलग्रिम प्रोग्रेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है नंबर 88, who of the following was not a contemporary of Wordsworth and Coleridge? रॉबर्ट साउथी, वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजलिट या एसी स्विनबर्न। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एसी स्विनबर्न को हम नहीं काउंट करते हैं जो कंटेम्प्रेरी पोएट हैं या कंटेम्प्रेरी जो कलीग होते हैं वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के। बाकी साउदी, वॉल्टर स्कॉट एंड हैजलिट, दीज आर दे ऑल आर द कंटेम्प्रेरी पोएट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी कलीग या कंटेम्प्रेरी लिटरेरी फिगर ऑफ द वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। नंबर 89, द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसेरियन सोनेट की बात हो रही है, 14 लाइन का सोनेट होता है। आपको बताना है कि क्या राइमिंग स्कीम होती है इसकी। तो इसका जो राइमिंग स्कीम, डायरेक्टली हम आंसर की तरफ देखेंगे, इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है हमारा ऑप्शन सी, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी ई ई, ये इसका राइमिंग स्कीम होता है। बाकी शेक्सपियरियन सोनेट का आप मुझे राइमिंग स्कीम या जो राइमिंग उसका सीक्वेंस होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। प्रोमेथियस अनबाउंड इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल शेलीज पोएम, इट एक्सप्रेसेस हिज। आपको बताना है कि जो प्रोमेथियस अनबाउंड ये वर्क है शेले का, पीबी शेले का पोएम का, वो क्या एक्सप्रेस करता है, मेनली किस चीज के बारे में बात करता है? रेवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नॉलेज ऑफ डेथ या पैट्रियोटिज्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें रिवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म की बात हो रही है पीबी शेले के, क्योंकि पीबी शेले को एक रेवोल्यूशनरी पोएट रिगार्ड किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, इलिजाबेथ रोमांटिक एरा में, क्योंकि उससे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो हो चुका था
यहाँ पे इसी वजह से एक जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी वो पीबी शेले के अंदर या उनकी आप राइटिंग स्किल्स या उनकी आप पोएम्स में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोमेथियस अनबाउंड इज वन ऑफ द फाइन एग्जांपल वी हैव रिलेटेड टू द revolutionary enthusiasm of P.B. Shelley. Thank you everyone for watching this.